हेलो दोस्तों, आर एस मेकर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पेपर 3 के तहत पॉलिटी की क्लास के में 10 नंबर का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है कि अन्य मंत्रियों की तुलना में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री के दायित्वों को स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए हमारे हमसे कि एक तो अन्य मंत्रियों की तुलना में प्रधानमंत्री की शक्तियों की तुलना करनी है, और दूसरा है कि प्रधानमंत्री के दायित्व क्या है, उनको स्पष्ट करना है। तो उत्तर लेखन फॉर्मेट में सबसे पहले इसमें बताएंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों के संबंध में संविधान के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। तो अनुच्छेद 75 है, इसको हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद में इस संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, यानी कि जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी है वो प्रधानमंत्री की जैसा सलाह होगा उसी के आधार पर करेगा। ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है, ये प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। उसके बाद में कि प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों की सूची राष्ट्रपति के पास को सौंपता है, राष्ट्रपति को उन्हीं मंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। इस दृष्टि में कहा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री शेष मंत्रियों से काफी ताकतवर हो जाता है। उसके बाद में लिखेंगे कि मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। के संबंध में राष्ट्रपति के पश्चात का वास्तविक अर्थ है वो प्रधानमंत्री के पश्चात से है, क्योंकि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कार्य करना होता है। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री की नीतियों या उसके नेतृत्व से सहमत नहीं है, तो प्रधानमंत्री को पूरा हक है कि वह उसे त्याग पत्र मांग ले, और यदि वह त्याग पत्र नहीं दे तो राष्ट्रपति को सलाह देकर उसे मंत्री पद से हटवा सके। ये अपने प्रधानमंत्री को पूरी शक्ति है, अन्य मंत्रियों से तो ये उससे अलग हो जाती है। उसके बाद में ने एक लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को समकक्ष मंत्रियों में प्रथम कहा है, यानी जो समकक्ष का अर्थ हुआ कि सभी समान मंत्रियों में उनमें प्रथम है वो अपना प्रधानमंत्री है। उसके बाद में इसका तात्पर्य ये है कि सारे मंत्री समान हैं, सभी सम्राट के सलाहकार हैं। यहाँ सम्राट का अर्थ हुआ ब्रिटिश का जो राजा है उससे तुलना की गई है, किंतु प्रधानमंत्री इन सभी में प्रमुख हैं, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद की मेराब की शाबी, यानी मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद उसी पर टिकी है। उसके बाद में आगे देखेंगे कि व्यवहारिक तौर पर भारत का प्रधानमंत्री कुछ स्थितियों में शेष मंत्रियों से काफ़ी अधिक ताकतवर हो जाता है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में प्रधानमंत्री ही मतदाताओं का केंद्रीय आकर्षण होता था। यानी जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री था, उस समय जो करिश्माई पद्धति थी प्रधानमंत्री की वो प्रचलन में थी, यानी जो केंद्रीय आकर्षण था वो प्रधानमंत्री था। उस दौर में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम न होकर अधीनस्थों का प्रमुख होता था, यानी अधीनस्थ का मतलब हो गया कि जो मंत्री होते थे उनका प्रमुख होता था वो प्रधानमंत्री होता था। प्रधानमंत्री की ऐसी शक्ति को सुपर मिनिस्ट्रियल शक्ति तथा ऐसे शासन को प्रधानमंत्री ये सरकार कहा जाता है। गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री सत्ता का केंद्र कम, दबाव का केंद्र ज्यादा हो गया है, यानी प्रधानमंत्री सत्ता का केंद्र तो कम हो गया है, लेकिन जो दबाव समूह होते हैं उनका केंद्र ज्यादा हो गया है, क्योंकि विभिन्न विरोधी हितों पर आधारित बहुत से दलों की आकांक्षाओं को संतुष्ट करते हुए उसे सरकार का स्थायित्व साधना होता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः प्रधानमंत्री सरकार का अस्तित्व में आई है, वह गठबंधन सरकारों से मुक्ति मिली है। संविधान में कई जगह प्रधानमंत्री के दायित्वों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चर्चा की गई है, जिसमें पहला दायित्व है कि राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री का क्या दायित्व है। तो इसको अनुच्छेद
78 के अंदर कहा गया है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह केंद्र सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों को जानकारी राष्ट्रपति को दे। उसके बाद में इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति के अपेक्षा करने पर प्रधानमंत्री उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। उसके बाद में दूसरा जो दायित्व बनता है प्रधानमंत्री का वह है मंत्रिपरिषद के संबंध में दायित्व। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में दायित्व क्या है कि वह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि किन व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाना है, जो कि अनुच्छेद 75 के तहत कहा गया है। और ये मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है और परिवर्तन भी कर सकता है एवं विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है, जो कि प्रधानमंत्री की सर्वोपरि बना देता है। उसके बाद में अगला है कि संसद के संबंध में प्रधानमंत्री का क्या दायित्व है। तो संसद के संबंध में दायित्व है कि वह राष्ट्रपति को संसद के विभिन्न सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने की सलाह देता है। सत्र को आहूत करना तथा सत्रावसान करने की जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही उसको प्राप्त होती है। वह लोकसभा का विघटन करने से संबंधित कार्य का प्रभार देखकर सुनिश्चित करता है कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रशासनिक कार्यों में कोई समस्या उत्पन्न न हो। वह संसद के समक्ष सरकार की नीतियां प्रस्तावित करता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री के अन्य दायित्वों को देखा जाए तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते जनता और मीडिया के समक्ष सरकार के कार्यकलाप तथा नीतियों से संबंधित पक्ष रखता है और प्रश्न उठाए जाने की स्थिति में तो उस सरकार की ओर से उत्तर देता है। यानी जब प्रश्न उठाए जाते हैं तो सरकार की ओर से उत्तर देता है वो प्रधानमंत्री देता है। वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद आदि के अध्यक्ष के की हैसियत से भी अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करता है। यानी कि वो नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है, दूसरा राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष होगा और तीसरा है राष्ट्रीय एकता परिषद, तो इनके अध्यक्ष की हैसियत से भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। उसके बाद में इसका अगला दायित्व है वो है कि देश की विदेश नीति के निर्माण तथा उसे लागू करने में मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। इस कार्य में विदेश मंत्री उसकी सहायता करता है किंतु बड़े नीतिगत निर्णयों पर प्रधानमंत्री को ही प्रमुख भूमिका निभानी होती है। अतः निष्कर्ष में यदि कहा जाए कि प्रधानमंत्री संसदीय शासन प्रणाली के वास्तविक मुखिया के रूप में अपनी शक्तियों व दायित्वों का निर्वहन करता है और शासन कार्यों में संतुलन स्थापित करता है। तो थैंक यू दोस्तों। और यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना चैनल टेलीग्राम पे जुड़िए, RS मेकर यूट्यूब चैनल, तो इसके ऊपर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों। और यदि आगे भी आप इसी टाइप से देखना चाहते हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।